हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कितने पुराने फ्लैट हैं? मेरे भाई ने मुझसे सवाल किया। मैं जो अपना सामान गाड़ी से बाहर निकलवा रही थी, उसका सवाल सुनकर चौंक गई। जब मैंने बिल्डिंग की तरफ देखा तो मैं खुद हैरान रह गई। वो एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग थी। मैंने उसे कहा, मुझे अंदाज़ा नहीं है, शायद यही कोई 50-60 साल पुरानी बिल्डिंग है। ये तुम्हें क्या पूरा शहर छोड़कर सिर्फ यही पुरानी बिल्डिंग ही मिली थी? मैं तो कहता हूँ इसके अलावा किसी और जगह पर अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करो। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ के भूत तुम्हें जीने ही ना दें। उसकी बात सुनकर मैं हंसने लगी और कहने लगी, आजकल के ज़माने में तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? भूतों की बातें सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं। हकीकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। उसने चंद लम्हे मुझे घूरा और फिर कहने लगा, आज तो तुमने ये बात अपने मुंह से निकाल दी, लेकिन दोबारा कभी तन्हाई में ये बात अपने मुंह से ना निकालना, वरना तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तुम्हें क्या चच्ची भूल गई हैं कि उनके साथ कितना बुरा सलूक हुआ था? मैंने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा और उससे पूछा कि उनके साथ क्या हुआ था। उसने अपने लहजे को थोड़ा सा पुरस्कार बनाया और मुझे कहने लगा, तकरीबन 5 साल पहले ही चच्ची रहने के लिए कराची गई थी। वहाँ पर उन्हें भी इस तरह का एक पुराना घर मिला था। सबने उन्हें समझाया था कि पुराने घर को छोड़ दो और किसी नए घर की तरफ जाओ, क्योंकि पुराने घर पर अक्सर ही जिन्नात का साया होता है। और साथ उन्हें जो घर मिला था वो भी सस्ते दामों ही मिला था। उसकी कीमत आस पास मौजूद सब घरों की कीमत की निस्बत बहुत ज़्यादा कम थी, जिसकी वजह से घर वाले मज़ीद परेशान हो गए थे। लेकिन चच्ची ने उनकी एक भी बात नहीं मानी और तकरीबन 3 साल वहाँ पर गुजारे। इन 3 सालों में ना सिर्फ उनके तीनों बच्चे मर गए, बल्कि उसके साथ साथ उन्हें खुद भी एक ऐसी बीमारी लाहक हो गई जिसका इलाज आज तक डॉक्टर को नहीं मिल रहा। और इन सब के पीछे हाथ सिर्फ और सिर्फ जिन्नात का था। भाई की बात सुनकर मैंने बुरा सा मुंह बनाया और उसे कहा, खुदा के लिए ये झूठी कहानियाँ बनाना छोड़ दो। मैं आज की यहाँ पर आई हूँ, कम से कम मुझे 1-2 दिन तो चैन से रहने दो। उसके बाद तुमने बेशक जैसी बातें करनी होगी कर लेना। चलो अब जल्दी से सामान उठाओ और मेरे साथ लेकर ऊपर जाओ। अपने भाई के साथ सामान लेकर मैं ऊपर की तरफ आ गई। अभी मैं दूसरे फ्लोर पर ही गई थी जब अचानक मेरा भाई कहने लगा, वो औरत कौन है? मैंने बेसाख्ता दाएं जानिब देखा, मगर मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया। मैंने उससे पूछा कि तुम किस औरत की बात कर रहे हो? अब वो बिल्कुल खामोश हो गया था और मेरी तरफ खौफजदा नज़रों से देखने लगा था। उसने मुझे कहा कि थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर मैंने एक औरत खड़ी देखी थी, लेकिन वो यहाँ से गायब हो गई है। वो तुम्हारी तरफ बहुत ही अजीब व गरीब नज़रों से देख रही थी। यूं लग रहा था जैसे वो तुम्हें जिंदा निगल जाएगी। मैंने तुम्हें इसीलिए मुखातिब किया था कि तुमसे पूछ सकूं कि कहीं तुम्हारी उसके साथ कोई दुश्मनी तो नहीं। मैंने चंद लम्हे अपने भाई को गुस्से से घूरा और फिर उसे कहा, अगर तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो तो इसे अभी और इसी वक्त रोक दो और जल्दी से मेरे साथ ऊपर चलो। मगर मेरा भाई मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो अपने ही कहे जा रहा था कि उसने वाकई वहाँ पर एक औरत देखी है जिसने सुर्ख रंग का लिबास पहना हुआ था और जिसकी आंखें भी बहुत अजीब व गरीब थीं। मुझे पता था कि वो शुरू से ही झूठ बोलता है और उसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने की आदत है। इसी वजह से मैंने ज़्यादा उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। थोड़ी ही देर बाद मैं अपने फ्लैट की तरफ आ गई, लेकिन जैसे ही फ्लैट का दरवाज़ा खुला, एक बहुत ही गंदी बू ने मेरा इस्तकबाल किया। मैंने जल्दी से अपनी नाक पर हाथ रख लिया। मेरे भाई ने भी ऐसा ही किया। यूं लग रहा था जैसे अंदर कोई मरा हुआ पड़ा हो। मेरी तबीयत यकदम ही ख़राब होने लगी। मैं तेज़ी से फ्लैट से बाहर निकल आई, जबकि मेरा भाई अभी भी फ्लैट के अंदर ही खड़ा था। और फिर यकदम ही दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाजे को बंद होता देखकर मैं ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी,
मेरी चीखों की आवाज़ सुनकर तमाम लोग बाहर निकल आए, जिसमें एक औरत भी थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे मुस्कुराता देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं तेज़ी से उसके पास गई और उससे कहा, मेरा भाई अंदर फंस गया है, न जाने कैसे दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अभी मैं यही बात कर रही थी जब मेरे फ्लैट का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और एक आदमी हंसता हुआ बाहर निकला। तब मुझे पता चला कि यह दरवाज़ा खुद ब खुद बंद नहीं हुआ था, बल्कि उसे बंद करने वाला यही इंसान था। वो ये सब कुछ मुझे डराने के लिए कर रहा था। तभी मुझे पता चला कि ये इस बिल्डिंग का ओनर है और नए आने वाले लोगों के साथ इस तरह के मजाक करता रहता है। ये मजाक मुझे और मेरे भाई को बिल्कुल पसंद नहीं आया था और हमने अपने रवैये से उसे इस बात का एहसास भी दिला दिया था। उसने जल्द ही हमसे माजरत कर ली और वहाँ से निकल गया। मेरा भाई मुझे कहने लगा, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ये जगह तुम्हारे लिए महफूज है? मैंने नासमझी से उसके चेहरे की तरफ देखा और उससे पूछा, अब तुम ये बात किस नौयत पर कह रहे हो? उसने मुझे कहा, देखो, वो बिल्डिंग का ओनर, उसके पास इतनी अथॉरिटी मौजूद है कि वो किसी भी फ्लैट में जा सकता है। अभी वो तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारे फ्लैट के अंदर मौजूद था। अगर मैं तुम्हारे साथ ना होता और तुम अकेली होती तो तब तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था। भाई की बात सुनकर मेरा दिल भी परेशान हो गया। अभी हम दोनों बैठे यही बातें कर रहे थे जब हमें एक बिल्ले की आवाज़ सुनाई दी। बिल्ला बहुत ही ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो बहुत तकलीफ में हो। बिल्ले की आवाज़ बालकनी से आ रही थी। भाई ने मुझे वहीं बैठने का इशारा किया और ख़ुद तेज़ी से बाहर निकल गया। मेरा दिल भी बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि थोड़ी देर पहले तक भाई ने मुझसे जो भी बातें की हैं वो सारी बातें सच हैं। थोड़ी देर बाद जब भाई कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसमें एक टेप भी मेरे सामने रखी और थोड़ी देर बाद उसका बटन दबा दिया। टेप से बिल्ले के गुर्राने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये भी किसी ने वहाँ पर डराने के लिए ही रखा हुआ था। मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया और भाई को कहने लगी, आखिर ये क्या ड्रामा है? ये किस तरह के लोग हैं जो नए आने वाले किराएदारों के साथ इस तरह के मजाक करते हैं? मैं तो हैरान होती हूँ कि लोग इन सब के बावजूद यहाँ पर कैसे रह रहे हैं। मेरी बात सुनकर भाई तंजिया अंदाज में मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अब तुम रहने के लिए तैयार हो रही हो। मैंने बेसाख्ता भाई की तरफ देखा, लेकिन अब वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था। उसने शाम के वक्त ही चले जाना था, लेकिन मैंने खुद ही उसे रोक लिया था। मैं पहले इस मामले को निपटाना चाहती थी। काफ़ी देर के बाद घंटी बजी। भाई ने जाकर दरवाज़ा खोला तो इस बिल्डिंग का ओनर ही था। वो परेशानी लिए हमारे फ्लैट के अंदर दाखिल हुआ और हम दोनों से माजरत करते हुए कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। दरअसल मुझे लगा था कि आप दोनों में से किसी एक को इस बारे में पता होगा। अब हमने उसकी तरफ नासमझी से देखा और उससे पूछा, हमें कैसे पता हो सकता है? हम तो पहली बार यहाँ पर आए थे। उसने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। दरअसल हमारे यहाँ जब भी नए किराएदार आते हैं तो वो अक्सर फैमिली होती है या फिर कपल होता है, और इस तरह के मजाक हम ज़्यादातर कपल से ही करते हैं। या तो हम बीवी को सारी हकीकत के बारे में बता देते हैं या फिर मर्द को इस बारे में पता होता है। इसलिए जब हम उनके साथ इस तरह का मजाक करते हैं तो वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। मगर मुझे नहीं पता था कि आप दोनों में से किसी को भी नहीं बताया गया। उसकी बात सुनकर भाई चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और फिर सख्त लहजे में बोलते हुए कहने लगा, पहली बात तो ये है कि हम दोनों कोई कपल नहीं, बल्कि हम दोनों बहन भाई हैं। और दूसरी बात ये कि हमें इस तरह के मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ये जगह बिल्कुल भी महफूज नहीं लग रही, क्योंकि जिस तरह आप बग़ैर किसी इजाज़त के इस फ्लैट के अंदर दाखिल हो गए थे, इस तरह तो कोई भी दाखिल हो सकता है। और फिर
यहाँ पर रहने वाले को नुकसान पहुंचा सकता है। भाई की बात सुनकर उसने तेजी से नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसा हरगिज़ भी नहीं होगा। आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। वो तो मैं इसलिए किया था कि मुझे यही लगा था आपको पता होगा। मैं आपसे माजरत करता हूँ। आपको यकीन दहानी करवाता हूँ कि दोबारा इस तरह की गलती नहीं होगी। उसकी बात सुनकर मैंने बेसाख्ता अपने भाई के चेहरे की तरफ देखा, जो अभी तक गुस्से में ही नजर आ रहा था। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, ये लोग ठीक ही कह रहे हैं, इन्हें वाकई गलतफहमी हो गई थी। उसने चंद लम्हे मेरी तरफ देखा और मुझे कहने लगा, तुम वाकई बहुत ज़िद्दी हो। बचपन में भी तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी ही किया करती थी और अभी भी मुझे यकीन है कि तुम अपनी ही करोगी, इसीलिए तुम्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। बिल्डिंग का ओनर हम दोनों से इजाज़त लेकर वहाँ से चला गया। अब हम दोनों ही वहाँ पर अकेले बैठे हुए थे। अचानक ही मुझे याद आया कि कल मेरे भाई का पेपर है। मैंने उसे कहा, मुझे याद ही नहीं रहा था कि कल तुम्हारा पेपर है। तुम जल्दी से अपने घर में जाओ, तुम्हें पेपर की तैयारी भी करनी होगी। उसने शिकायती नज़रों से मेरी तरफ देखा और मुझे कहने लगा, तुम्हें इस हालत में अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। मैंने उसे कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अब मैं 13 साल की कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, बल्कि 24 साल की एक जवान लड़की हूँ। मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि मामलात को कैसे देखना है। वैसे भी मैंने अपनी सारी ज़िंदगी हॉस्टलों में ही गुजार दी है, इसी वजह से तुम बेफिक्र हो जाओ। मेरी बात सुनकर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ और फिर कहने लगा, ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा यही सब कहूँगा कि तुम अपना बहुत ख्याल रखना, और अगर तुम्हें किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो जल्दी से मुझे कॉल कर देना। ये मत सोचना कि ये मसला छोटा है और उससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। बाज़ मसले जितने छोटे होते हैं वो उतने ही ख़तरनाक होते हैं। भाई की बात सुनकर मैंने तेज़ी से हाँ में सर हिलाया। मुझे उस वक्त अपने भाई पर बहुत प्यार आ रहा था। बिलाशुबा वो मुझसे 3 साल छोटा था, लेकिन वो मेरे बड़े भाइयों की तरह मुझसे पेश आता था। उसने कभी भी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि वो मुझसे छोटा है। जिस तरह वो मेरा ख्याल रखता था और जिस तरह वो मेरी ज़रूरियात पूरी करता था, मुझे यही लगता था कि वो मेरा बड़ा भाई है। थोड़ी देर बाद मेरे सर पर हाथ रखकर वो वहाँ से निकल गया, जबकि मैं दोबारा से फ्लैट की सेटिंग करने में मगन हो गई। उसकी मौजूदगी में मैं ठीक तरह से सेटिंग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो मुझे बहुत थका थका लग रहा था और मैं नहीं चाहती थी कि उसे मज़ीद थका दूँ। वैसे भी उसने घर जाकर पढ़ाई करनी थी। अब उसके जाने के बाद दोबारा से मुझ में जान आ गई। इससे पहले कि मैं दोबारा से सोफ़े को पीछे हटाती, अचानक ही मुझे एक लड़की की चीख की आवाज़ सुनाई दी। चीख की आवाज़ सुनकर मैं घबरा गई। मैंने खौफज़दा नज़रों से अपने चारों तरफ देखा, मगर मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। चीख की आवाज़ मुझे कमरे से आ रही थी और उसके साथ साथ वही कह रहा था, मेरी मदद करो, खुदा के लिए मेरी मदद करो। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मुझे यहाँ से निकालो, वरना मैं मर जाऊँगी। मैं यकदम ही घबरा गई। एक लम्हे के लिए तो दिल में ये आया कि अपने भाई को कॉल कर दूँ, मगर फिर ये सोचकर खामोश हो गई कि वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। कहीं ऐसा न हो कि कमरे में दोबारा से मैं बेवकूफ़ बन जाऊं और भाई भी मेरी वजह से परेशान हो जाए। इसीलिए मैंने भाई को कॉल ना की और ख़ुद ही कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। डरते डरते मैंने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, आवाज़ आना भी बंद हो गई। मैंने जल्दी से कमरे की लाइट जलाई। पूरे कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। अचानक ही मेरी नज़र वॉशरूम से निकलते हुए पानी पर पड़ी। यकीनन वॉशरूम में कोई टूटी खुली हुई थी, मगर पानी गिरने की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई।
मगर इससे पहले मैं देखना चाहती थी कि लड़की के चिल्लाने की आवाज़ कहाँ से आई थी। डरते डरते मैंने बिस्तर के नीचे देखा, लेकिन बिस्तर के नीचे भी कोई मौजूद नहीं था। मैंने पूरे घर को अच्छी तरह से देख लिया, मगर मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। और फिर अचानक ही मेरी नज़र दरवाजे के ऊपर लगे एक छोटी सी चिप पर पड़ी। उसके नज़दीक एक बटन लगा हुआ था। जैसे ही मैंने बटन को दबाया, दोबारा से लड़की के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उन लोगों का हशर नशर कर दूं। उन लोगों ने मुझे डराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं वहीं बिस्तर पर ही लेट गई। इस दौरान मैंने एक चीज़ नज़रअंदाज कर दी थी, और वो ये थी कि थोड़ी देर पहले तक वॉशरूम से पानी निकल रहा था, लेकिन फिर बाद में वॉशरूम से पानी निकलना बंद हो गया। यहाँ तक कि वो जगह भी बिल्कुल सूखी हुई थी। इस बारे में मुझे उस दिन याद आया था जब मेरा इस फ्लैट में आखिरी दिन था। मैं वहीं पर लेटी लेटी सो गई। सुबह के वक्त मेरी आंख एक अजीब व गरीब आवाज़ पर खुली, जो कि बिल्ले के गुर्राने की ही आवाज़ थी। अब मैं इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि ये सब सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि बिल्डिंग के ओनर ने यह सब कुछ मुझे सिर्फ और सिर्फ ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए किया, और मुझे इस बात का भी अंदाज़ा नहीं था कि उसने मेरे लिए एक ऐसी ख़तरनाक चीज़ रखी हुई है जिससे मैं कभी भी जान छुड़वाने में कामयाब नहीं हो सकूंगी। अगले दिन मैं दोबारा से अपनी नौकरी पर चली गई। शाम को जब मैं वापस आई तो बिल्डिंग के अंदर दाखिल ही हो रही थी कि अपने नाम की पुकार सुनाई दी। पलट कर देखा तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी कमर झुकी हुई थी। उसकी हालत बहुत बुरी थी। मैं तेज़ी से उसके पास गई और उससे पूछने लगी कि उसे मेरी किस किस्म की मदद की ज़रूरत है। मुझे शुरू से ही बूढ़े लोगों पर बहुत ज़्यादा तरस आता था। दूसरी तरफ उस बूढ़े ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने बैग से तेज़ी से पैसे निकाले और उसके हवाले करने लगी, लेकिन उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया और पुरस्कार अंदाज में कहने लगा, मैं यहाँ पर तुम्हारी दौलत लेने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें एक बहुत बड़े ख़तरे से बचाने के लिए आया हूँ। जब तुम यहाँ पर आई थी तो मैंने देखा था तुम बहुत नेक और पाकीज़ा औरत हो। मैं नहीं चाहता कि तुम इस मुसीबत में फंसो, इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। उसकी बात सुनकर चंद लम्हों के लिए तो मैं उसके चेहरे की तरफ देखती रही। मैं ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी कि यह बूढ़ा जो कुछ भी कह रहा है वो ठीक है या गलत। मैं उसकी बात पर यकीन भी कर लेती, लेकिन अगर कल रात का वाक़या मेरी नज़रों के सामने ना घूम जाता। पहले बिल्डिंग के ओनर ने मेरे साथ मजाक किया, उसके बाद बिल्ले की रिकॉर्डिंग का मजाक हुआ, और फिर उसके बाद दोबारा से मेरे साथ लड़की की रिकॉर्डिंग का भी मजाक किया गया। इतने सारे मजाकों के बाद मेरे लिए किसी भी बात पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। मैंने वो पैसे बूढ़े के हवाले किए और उसे कहा कि आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैंने अपने आप को कैसे बचाना है। मेरी बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी कुछ भी नहीं बोला और खामोशी से वहाँ से निकल गया। उसने मेरे हाथों से पैसे भी नहीं लिए थे। मैं उसके पीछे जाना चाहती थी और पैसे उसके हवाले करना चाहती थी, क्योंकि उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और वो कई दिनों से भूखा नजर आ रहा था। मगर मुझ में हिम्मत ही नहीं हो सकी। जब तक वो मेरी नज़रों से ओझल नहीं हुआ तब तक मैं उसे खड़ी देखती ही रही। उसके वहाँ से चले जाने के बाद मैं दोबारा से बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने लगी। दूसरे फ्लोर पर पहुंची थी जब दोबारा से अपने नाम की पुकार सुनाई दी। पीछे पलट कर देखा तो कोई भी मौजूद नहीं था। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। अब मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई सीढ़ियां उतर रहा हो। मुझे हील की टिक टिक की आवाज़ आ रही थी। मैंने डरते डरते अपने पीछे मौजूद सीढ़ियों की तरफ देखा, मगर मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। एक अजीब सी बेबसी थी
जिसने मेरे पूरे जिस्म पर कब्जा कर लिया था। मैं ना तो आगे जा पा रही थी और ना ही पीछे की तरफ जा पा रही थी। मैं दरमियान में ही फंस गई थी। इन्हीं सोचों में डूबी हुई थी जब अचानक ही किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली। पलट कर देखा तो वहां पर एक औरत खड़ी थी जो हैरानगी से मेरी तरफ देख रही थी। मुझसे पूछने लगी, क्या हो गया है लड़की, तुम इतनी खौफजदा क्यों हो? उसकी बात सुनकर मैं चंद लम्हों के लिए खामोश रह गई और अपनी सांसों को हमवार करने की कोशिश करने लगी। जब मैं थोड़ा बोलने के काबिल हुई तो वही सीढ़ियों पर बैठ गई और उसे बताने लगी कि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से ये लोग मेरे साथ मजाक ही किए जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इन लोगों को कैसे रोकूं। मैं तो इसलिए यहाँ पर आ गई थी क्योंकि इस बिल्डिंग का किराया बहुत कम था। मेरी नौकरी भी मामूली सी है जिसकी बिना पर मैंने इस बिल्डिंग का इंतखाब किया था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द मुझे ये बिल्डिंग छोड़कर जानी पड़ेगी। मेरी ये बात सुनकर वो चंद लम्हे मेरे चेहरे को घूरती रही और फिर पुरस्रार अंदाज में कहने लगी, तुम्हारे लिए यही ठीक होगा कि जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ। उसकी बात सुनकर मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया और उससे पूछने लगी कि सब लोग मुझे यहाँ से जाने का मशवरा ही क्यों दे रहे हैं? अगर ये इतनी बुरी बिल्डिंग है तो तुम लोग यहाँ पर क्यों रह रहे हो? तुम लोग यहाँ से क्यों नहीं निकलते? हमारी मजबूरी बन गई है। हम यहाँ से अब मरकर ही निकल सकते हैं, क्योंकि अगर हमने उससे पहले निकलने की कोशिश की तो वो चीज़ हमारे घरों में हमारे पीछे आ जाएगी। मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा और उससे पूछने लगी, तुम कौन सी चीज़ की बात कर रही हो? अब मुझे ये नहीं बताना कि यहाँ पर वाकई कोई भूत मौजूद है। मैं ये कहकर हंसने लगी, जबकि वो संजीदगी से मेरी तरफ देख रही थी। उसे संजीदा देखकर मुझे भी संजीदा होना पड़ा। उसने मुझे कहा कि जिस बात को तुम मजाक में ले रही हो बहुत जल्द उसका राज भी तुम पर आश्कार हो जाएगा। उसने फिर मुझसे ये पूछा कि तुम कौन से कमरे में रहती हो? 304 मिला है। बहुत ही अजीबो गरीब कमरा है। कभी कभार तो उस कमरे में इतनी ज़्यादा बू हो जाती है कि सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। मैंने उसे मुंह बनाते हुए कहा। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक साया आकर लहराया। उसने मुझे कहा, क्या तुमने उस कमरे में किसी की चीखने की आवाज़ सुनी? मैंने तेज़ी से हाँ में सर हिलाया और फिर उसने बताया, लेकिन तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। अगर वहाँ के बारे में कोई बात मशहूर है तो वो बात सरासर झूठी है। मुझे चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी, लेकिन जब मैंने उस कमरे में जाकर चेक किया तो वहाँ पर एक रिकॉर्डिंग पड़ी हुई थी। क्या रिकॉर्डिंग की आवाज़ वैसी ही थी जैसी चीख की आवाज़ थी? औरत की बात सुनकर मैं यकदम खामोश हो गई। वाकई मैंने गौर नहीं किया था कि क्या ये उसी लड़की की आवाज़ है जो मैंने थोड़ी देर पहले सुनी है या फिर किसी और लड़की की आवाज़ है। मैं खामोश हो गई क्योंकि इस बारे में मुझे पता नहीं था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी, मेरा मशवरा मानो तो अभी अपने कमरे में जाने के बजाय अपने घर की तरफ लौट जाओ और घर जाकर अपनी माँ को अपने साथ होने वाले हादसात के बारे में बताओ। मुझे यकीन है कि तुम्हारी माँ एक समझदार औरत है। वो तुम्हें किसी आमिल के पास लेकर जाएगी। वो औरत कुछ भी बोले चली जा रही थी। मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है। मैंने उसे मज़ीद बातचीत करने का इरादा मुलतवी कर दिया और अपने कमरे में वापस आ गई। जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो दोबारा से एक इंतहाई गंदी बू ने मेरा इस्तकबाल किया। मुझे लग रहा था कि थोड़ी देर बाद मेरा सांस बंद हो जाएगा और फिर उसके साथ ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सामने से बहुत तेज़ी से गुजरा हो। एकदम तो मैं परेशान हो गई। फिर मैंने उसे अपना वहम करार दिया और ख़ुद को तसल्ली दी कि मैं उन लोगों की बातों के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। इसी वजह से मेरे साथ इस तरह के वाक़यात नमूदार हो रही हैं। मैंने अपने जहन को पुरसकून करने की कोशिश की। थोड़ी ही देर बाद मैं नॉर्मल हो गई थी। उसके बाद मैं अपनी बालकनी में आकर खड़ी हो गई। वहाँ पर
खड़े हुए मुझे थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मुझे करीब ही कमरे से एक लड़की के रोने की आवाज़ आने लगी। वो लड़की बहुत बुरी तरह से रो रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी। यह आवाज़ मुझे जानी पहचानी लगी। मैंने उस कमरे में झांकने की कोशिश की तो उस कमरे की दीवार के साथ ही मुझे एक लड़की खड़ी हुई नजर आई। वो वाकई रो रही थी और फिर अचानक ही किसी ने उस लड़की को अपनी तरफ खींचा, जिसकी वजह से वो मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मगर अब मुझे उस लड़की की चीखों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। न जाने उसे एकदम से क्या हो गया था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। एक लम्हे के लिए तो आया कि जाकर देखूं कि माजरा क्या है। फिर दूसरे ही लम्हे ये सोचकर खामोश हो गई कि कहीं ऐसा ना हो ये उन लोगों का आपस का पर्सनल मामला हो और मेरी दखल अंदाजी की वजह से उन्हें गुस्सा आ जाए। मैं अपने कमरे में आकर लेट गई, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। अभी भी करीब ही फ्लैट से मुझे रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पा रही थी। मैंने अपने कानों में उंगलियां दे दी, मगर आवाज़ थी जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर उसके साथ ही मेरा दरवाज़ा यकदम ही एक ज़ोरदार आवाज़ से खुला। मैं तेज़ी से अपने बिस्तर पर उठ बैठी और गुस्से से दरवाजे को देखने लगी। न जाने मेरे कमरे के दरवाजे खिड़कियों को क्या मसला था। पता नहीं इसमें ऐसा कौन सा सिस्टम फिट हुआ था जिसकी वजह से ये खुद ब खुद ही खुल जाते थे। मैंने फैसला किया था कि कल ही बिल्डिंग के ओनर से इस बारे में बात करूंगी। और फिर जब अगले दिन बिल्डिंग के ओनर से मैंने इस बारे में बात की तो वो खामोश हो गया और कहने लगा, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मगर ऐसा कुछ भी नहीं। वो दरवाजे बिल्कुल भी ऑटोमेटिक नहीं हैं। और दूसरी बात तो ये है कि उस दिन मैंने आपके साथ मजाक किया था और उस दिन मैंने जितनी भी टेक्नोलॉजी और जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल किया था वो मैं सारी निकाल कर अपने साथ ले आया था। अब वहाँ पर ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं जो आपको डरा सके। मैं चंद लम्हे उसके चेहरे की तरफ देखती रही, टटोलने की कोशिश करती रही कि क्या ये मेरे साथ झूठ बोल रहा है या सच कह रहा है। थोड़ी देर बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं उसके चेहरे के तासुरात के बारे में जान नहीं सकती। मैंने तकरीबन 1 घंटा उसके साथ खड़े होकर बहस की थी और उस 1 घंटे की बहस करने का मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ था। उल्टा मेरा ही वक्त ज़ाया हो गया था। मुझे पहले ही ऑफिस की तरफ से सारा काम मिला हुआ था जिसे मैंने निपटाना था। मैं वहाँ से निकलकर वापस आ ही रही थी जब उसने मुझे दोबारा पुकारा और मुझसे पूछने लगा, क्या आपको एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी थी? उसकी बात सुनकर मैं यकदम रुक गई और उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछने लगी, क्या मुझे किसी की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए थी? मेरा जवाब सुनकर वो गड़बड़ा गया और कहने लगा, नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रहा था, क्योंकि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। पहले तो दिल में आया कि उसे हाँ में जवाब दे दूं, लेकिन फिर ये सोचकर खामोश हो गई कि यहीं ऐसा ना हो वो इस बात का एक नया बतंगड़ बना दे और फिर यहीं पर एक नई कहानी शुरू कर दे। मैं खामोशी से अपने कमरे की तरफ वापस आ गई। शाम का वक्त था। मैं बालकनी में ही खड़ी थी जब दोबारा से मुझे लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने बेसाख्ता घड़ी की तरफ देखा जहाँ पर रात के 7 बजे हुए थे। रोज़ इसी वक्त ही मुझे इस लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती थी। यूं लगता था जैसे उसने चिल्लाने के लिए एक वक्त मखसूस किया हो। मैं दोबारा लटक लटक कर देखने लगी, मगर इस बार मुझे वो लड़की नज़र नहीं आ रही थी। इस बार वो ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रही थी और कह रही थी, खुदा के लिए मेरी मदद करो, रास्ता, खुदा के लिए मेरी मदद करो। अचानक ही मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। मैं चौंक गई और हैरानगी से दोबारा उछल कर देखने लगी। मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अब वो मेरा नाम लेकर कह रही थी, सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो, सिर्फ तुम ही हो जो मुझे तकलीफ़ से निकाल सकती हो। खुदा के लिए मेरे पास आओ और मेरी तकलीफ़ ख़त्म कर दो। उसके बाद वो लड़की दोबारा से ऊंची आवाज़ में रोने लगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी।
अब मुझ पर खुद काबू करना मुश्किल हो गया था। मैं तेजी से उस फ्लैट की तरफ गई। दरवाज़ा बजाया तो थोड़ी ही देर बाद एक औरत बाहर निकली। वो चेहरे से बहुत घबराई हुई मालूम हो रही थी। मैंने उससे पूछा कि इस फ्लैट से मुझे लड़की के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और वो मेरा नाम पुकार रही थी। यकीनन वो बहुत बड़ी मुश्किल में है। मेरी बात सुनकर उसने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और मासूम बनते हुए कहने लगी, अरे नहीं तो, तुम कौन सी लड़की की बात कर रही हो? हमारे घर में तो कोई लड़की है ही नहीं। मेरे 2 बेटे हैं और वो दोनों ही नौकरी पर गए हुए हैं। उसकी बात सुनकर मैं शशोपंच में मुब्तला हो गई। मैं उसके फ्लैट में झांकने लगी मगर मुझे कोई भी लड़की नज़र नहीं आ रही थी। अब मुझे किसी के चिल्लाने की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैं बहुत बुरी तरह से परेशान हो गई। रात के वक्त भी मैं उसी लड़की की वजह से नहीं सो पाई थी। जब भी मैं सोने की कोशिश करती वो लड़की मेरे ख्वाब में आ जाती और मेरी नींद उड़ जाती थी। मैं रात के 3 बजे अपनी बालकनी में आकर खड़ी हो गई। मुझे खड़े हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मुझे दोबारा से उस लड़की की सिसकियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से रो रही थी और उसके रोने की आवाज़ मुझे अपने दिल पर लगती महसूस हो रही थी। मैं शुरू से ही बहुत नरम दिल की मालिक थी। मुझसे किसी की ज़रा सी भी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती थी और जब कोई मेरा नाम पुकारता था तो मैं उसकी मदद के लिए चली जाती थी। अब ये लड़की ना सिर्फ मेरा नाम पुकार रही थी बल्कि मुझे मदद के लिए भी कह रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसकी कैसे मदद करूं, क्योंकि जब मैं उसके फ्लैट में देखने के लिए जाती तो उस औरत ने मुझे घर के अंदर दाखिल ही नहीं होने दिया और मुझे डांटकर वापस भेज दिया। अब मैं ज़बरदस्ती तो उसके फ्लैट के अंदर जा नहीं सकती थी। अचानक ही मेरे जहन में ख्याल आया, क्यों ना मैं दोबारा से उस फ्लैट में कूदने की कोशिश करूं। मैंने अपने और उसके फ्लैट के दरमियान में रास्ता देखा। वो अच्छा खासा रास्ता था। मैं वहाँ से चलकर दूसरे फ्लैट में जा सकती थी। बिलाशुबा ये काम थोड़ा सा ख़तरनाक था, लेकिन मैं उस लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालने का फ़ैसला कर चुकी थी। अगली शाम 7 बजे मुझे दोबारा से उस लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो दोबारा से मेरा नाम पुकार रही थी और मुझे मदद के लिए बुला रही थी। अब मुझे खुद पर काबू रखना मुश्किल हो गया। मैं बहुत ही मोहतात अंदाज में उस तरफ गई और फ्लैट में कूद पड़ी। सामने का मंजर देखकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई हो। सामने ही एक लड़की दीवार के साथ चिपकी हुई थी। यूं लग रहा था जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई छिपकली हो, जबकि उसकी गर्दन मेरी तरफ मुड़ी हुई थी। करीब ही उसकी माँ बैठी हुई थी जो खौफजदा होकर ये सारा मंजर देख रही थी। वो मुझे देखकर कहने लगी कि मैं तुम्हें इसी वजह से अपने घर के अंदर दाखिल होने नहीं दे रही थी। मेरी बेटी पर एक बहुत ही खौफनाक बदरूह है। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, उसकी बेटी तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे हाथ लगाती या मुझे किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाती, उसके जिस्म को एक झटका लगा और वो दूर जाकर गिरी। उसके बाद वो बेहोश हो गई। मैंने बेसाख्ता अपने गले में पड़े हुए तावीज़ को हाथ लगाया। वो औरत भी हैरान होकर मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, ये कैसे हो सकता है? इसने तुम्हें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? मैंने उसे अपने तावीज़ के बारे में नहीं बताया। वो मुझे दूसरे कमरे में ले गई। मैंने उससे उसकी बेटी के बारे में पूछने लगी। उसने मुझे बताया कि 3 साल पहले जब वो इस फ्लैट में आए थे तभी इस कमरे में एक बदरूह मौजूद थी जिसने उनकी बेटी के जिस्म पर कब्जा कर लिया। अब उस बदरूह ने ना सिर्फ मेरी बेटी का बल्कि सारी बिल्डिंग का जीना हराम किया हुआ है, लेकिन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं, इसलिए अपनी गुर्बत से तंग आकर वो यहाँ रहने पर मजबूर हैं। मगर जो कोई भी बराबर वाले फ्लैट में आता है ये बदरूह उसे बहुत तकलीफ़ पहुँचाती है और बाज़ लोगों को तो ये जान से भी मार देती है। जब तुम आई थी तब मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये तुम्हें भी जान से मारने की कोशिश करेगी। इसी वजह से मैंने तुम्हें ख़बरदार कर दिया था, मगर ये तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी।
میرے خاندان میں ایک بہت بڑے عامل تھے جن کا ذکر میرا بھائی کرتا رہتا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو کال کی اور اسے یہاں کے حالات کے بارے میں بتا دیا۔ پہلے میرا ان چیزوں پر ایمان نہیں تھا، لیکن اس واقعے کے بعد میرا ان چیزوں پر ایمان بھی پختہ ہو گیا۔ اس لڑکی کو ہم اس عامل کے پاس لے گئے۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئی اور وہ بلڈنگ دوبارہ سے بدروحوں سے پاک ہو گئی۔ میں مزید وہاں پر نہیں رہی اور اپنے گھر واپس آ گئی، کیونکہ مجھے اپنے علاقے میں ہی ایک بہت اچھی نوکری مل گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔